नमस्कार, महारो शहर में आपका स्वागत है और मैं हूं माजिद अंसारी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। पत्रकार हत्याकांड मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि आज सुनवाई हुई और उसके बाद से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है राम रहीम को। राम रहीम हालांकि जेल में ही सजा काट रहे हैं दूसरे मामलों में, और पत्रकार हत्याकांड मामले में ये कोर्ट ने फैसला सुनाया है, सीबीआई की विशेष कोर्ट ने। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम पहले से ही जेल में बंद हैं और यौन शोषण के आरोप में दोषी हैं और वो उम्र कैद उसमें भी वो सजा काट रहे हैं जेल में। और अब कोर्ट ने एक दूसरे केस में बड़ा फैसला सुनाया है। पत्रकार हत्याकांड मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और उनके 3 सहयोगियों को भी उम्र कैद की सजा दी गई है। आपको बता दें कि राम रहीम के अलावा उनके जो 3 सहयोगी हैं उनको भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंचकुला कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, बड़ा फैसला, राम रहीम को उम्र कैद की सजा। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, राम रहीम को उम्र कैद की सजा। पत्रकार छत्रपति के कांड में उन्हें ये सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ा फैसला कोर्ट का, कई दिनों से इस पर सुनवाई चल रही थी और अब जाकर कोर्ट ने, पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पत्रकार छत्रपति की हत्या के आरोप में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि साथ में राम रहीम के अलावा जो 3 और सहयोगी हैं उनको भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह बड़ा फैसला जिस पर देश की नजर थी और आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पत्रकार छत्रपति की हत्या के आरोप में उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। और बता दें कि राम रहीम के अलावा जो इनके 3 और साथी थे, उनके जो सहयोगी थे, उनको भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम जो पहले से जेल में बंद हैं और दूसरे मामलों में सजा काट रहे हैं और पत्रकार के हत्याकांड मामले में उन्हें आरोपी थे और अब कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है उम्र कैद की। तो ये बड़ा फैसला, पंचकुला सीबीआई कोर्ट की उम्र कैद की सजा सुनाई है राम रहीम को। पहले से वो जेल में सजा काट रहे हैं दूसरे मामलों में और अब छत्रपति की हत्या, पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बुलेटिन में अब बात करते हैं शव के सौदागर की, जो मौत के बाद शव का सौदा करते हैं। फिर जागा मौताना का जिन, फिर शुरू शव के सौदागरों का खेल। मुआवजा नहीं तो नहीं होगा अंतिम संस्कार, मौत के बदले मौताना दो। जी हाँ, दस्तूर अजब है, दुनिया गजब है और आपकी हैरानी वाजिब है। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर में मौताना का एक मामला सामने आया है, जहां करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई और पीड़ित परिवार मौताना पर अड़ गया। घटना तो आरआईसीबी में काम कर रहे थे लड़के 2, रतन सालवी और अशोक बंजारा। तो ठेकेदार की लापरवाही की वजह से न तो इसके सेफ्टी बेल्ट थी ना ही कुछ, और किसी ने मौके पर किसी ने लाइट भी चलवा दी जबकि सीट डाउन ले रखा था और ऊपर से करंट का झटका लगा और नीचे गिर गए। तो एक का तो गोड़ा फ्रैक्चर हो गया और एक के मौके पर ही अशोक बंजारा की मौत हो गई।
तो ग्रामीण 100-200 आदमी इकट्ठे हुए हैं, जो वाजिब मुआवजा मिल जाए तो शव उठा लेंगे। दरअसल 11,000 केवी लाइन को ठीक करने के लिए 3 श्रमिक पोल पर चढ़े थे। उसी दौरान किसी ने गलती से लाइन ऑन कर दी और करंट से एक श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बुरी तरह झुलस गए। अंतिम संस्कार से पहले मृतक का परिवार 15 लाख के मौताना पर अड़ गया। काफी समझाने पर 10 लाख में सौदा तय हो गया, तब जाकर मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। गांधीनगर में 11 केवी की लाइन का शिफ्टिंग का कार्य चल रहा था। उस कार्य के दौरान एक लेबर जो है ऊपर पोल से नीचे गिरने से उसकी मृत्यु हो गई और डेड बॉडी उसकी पोस्टमार्टम रूम में रखी हुई है, लेकिन मृतक के परिजन जो है मुआवजे की मांग कर रहे थे। अभी इनके दोनों पक्षों में वार्ता कराई है, इनकी भी सहमति बन गई है। सहमति के बाद अभी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा मामले पे। चलिए अब ये समझ लीजिए कि आखिर मौताना होता क्या है। राजस्थान में मौताना एक आदिवासी प्रथा है। मौत होने पर दोषी परिवार को मौताना देना होता है। मुआवजे के रूप में 10 से 20 लाख का मौताना वसूला जाता है। हत्या के मामले में मौताना देकर दोषी खुला घूम सकता है। परंपरा आदिवासी जरूर है, लेकिन मौताना का जिन ऐसा है जो मौत के बाद पैसा नहीं मिलने पर मृतक का अंतिम संस्कार नहीं होने देता और मृतक की आत्मा मोक्ष के द्वार पर दस्तक नहीं दे पाती और अंतिम संस्कार के इंतजार में भटकती रहती है। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 के लिए पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट। दावों के आसमान से असलियत नहीं दिखाई देती, वरना घरेलू हिंसा पर सरकार के बनाए कड़े कायदे कानून इतने लाचार नहीं नजर आते और महिलाएं अपने पति के हाथों बुरी तरह पिटती नहीं नजर आती। गंगा जी ले कौन तू है? फिर तू बाजार क्यों गई? चिम मारा। खाल गई? देखा कहां से खाल? यहाँ से गई ना, अभी और जाएगी देख। इस महिला की चीख सुनिए। पहले अभी नहीं मारी, अभी नहीं मारी। इस महिला पर पति का कहर देखिए। इस महिला पर बेल्ट की मार महसूस कीजिए। खाल भी गई और आंगली भी गई। एक बेबस पत्नी पर पति की बेरहमी देखिए। मुँह से बोल। गंगा जी गई ना तू? गंगा जी गई ना तू? गंगा जी गई ना तू? एक पति को शक में पिशाच बनते देखिए। पहले अभी नहीं मारी। यकीनन शक इंसान को शैतान बना देता है। नकारात्मकता इंसान के सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है। तभी पत्नी के बाजार जाने पर बौखलाए पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। देख गंगा जी ले कौन तू है? फिर तू बाजार क्यों गई? चिम मारा। पति के हाथों पूरी तरह पिटती पत्नी रहम की भीख मांगती रही। गंगा जी भूल गई। एक महीना गंगा जी बेल्ट की मार से उखड़ती अपनी खाल को दिखाकर दया की याचना करती रही, लेकिन शख्स के पागलपन में पिशाच बना पति तो बेबस पत्नी को पीट पीट कर मारने पर आमादा था। आंगली टूट गई? अभी नहीं टूटी, अभी नहीं टूटी, अभी नहीं टूटी, अभी नहीं टूटी, अभी नहीं टूटी। गंगा जी कसम खाई तूने? फिर क्यों गई बाजार? बाजार क्यों गई? फोन के दूसरे से क्यों मांगे तू फोन? अच्छा मुँह से बात करे तू? फोन मांग मांग के तू मुँह से बात करे हैं? दुकान पे जा रही तू मिलने? बोल जल्दी बोल। विचलित करने वाली ये तस्वीर भरतपुर के सेवर कस्बे की बताई जा रही है और न्यूज़ 18 राजस्थान वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। तस्वीरें कहीं की भी हो, लेकिन संवेदनाओं की धज्जियां उड़ाने वाली है।
हैवानियत की ये तस्वीरें सरकार और समाज पर सवाल खड़े करती है। सरकार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता का दावा तो करती है, घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने की कवायद तो करती है, पर यह सच ये है कि पुलिस प्रशासन के तमाम दावे हवाई है। तभी शक का मारा पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने का दुस्साहस कर पाता है और आस पड़ोस के लोग इसे निजी मामला बताकर अपने फर्ज से किनारा कर लेते हैं। तो सिर्फ बाजार जाने की ये सजा, और इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं। हमारे मेहमान जुड़ गई हमारे साथ, निशा सिद्धू सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे रिपोर्टर भी शिव कुमार वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अपडेट जान लेते हैं। शिव कुमार, ये बताइए कि ये जो वीडियो सामने आया है बेरहमी का, इसमें क्या अपडेट है, पुलिस की क्या कार्रवाई अब तक हुई है? जी बिल्कुल, माजिद मैं बताना चाहता हूं कि जब जानकारी की गई, जो वीडियो वायरल हो रहा था, एक पति अपनी पत्नी को बेल्ट से मार रहा था, उसकी जमकर पिटाई कर रहा था और पत्नी गुहार लगा रही थी, बचने की गुहार लगा रही थी, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। वो पति मार मार कर यह भी कह रहा था कि मैंने तुमको पहले भी मना किया था कि मुझसे बिना कहीं बाजार मत जाओ, तुमने गंगा जी की भी कसम खाई थी कि तुम मुझसे बिना पूछे नहीं जाओगी, फिर भी तुम चली गई। इसी बात से गुस्से में आकर पति उसकी पिटाई कर रहा था। जब ये खबर न्यूज 18 राजस्थान पर प्रसारित हुई तो पुलिस ने भी इसमें संज्ञान लिया और महिला की तलाश की गई, तो पता चला कि ये महिला सेवर की और वहां मारपीट की गई है। पुलिस महिला तक पहुंची और महिला के बयान भी दर्ज कराए, लेकिन महिला अपने बयानों से पलट गई और महिला ने किसी भी तरह की कोई तहरीर पुलिस को लिखकर नहीं दी है। उसने अपने पति का ही बचाव किया है। उसने कहा है कि ये हमारा आपसी मामला था। जी 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 शिव कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। हम चलते हैं निशा सिद्धू जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। और निशा जी, सब पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, न्यूज़ 18 के माध्यम से अभी ये वीडियो हमने देखा, कतई उचित नहीं है। बहुत सारे कानून हैं, उनकी मदद तो महिला तब लेगी, लेकिन जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस महिला हिंसा के अंदर शामिल है। मारने वाला तो अपराधी है ही, लेकिन साथ साथ जो वीडियो बना रहे हैं या उस साजिश का हिस्सा बने हुए हैं वो भी है। और दूसरी बात, महिला की इच्छा क्या है, वो क्या चाहती है, तो आप उस पर इस तरह के अंकुश लगाएंगे जैसे वो आपकी संपत्ति हो। ये सीधे सीधे पैट्रियार्की है, पितर सत्ता है जो आप कंट्रोल को, नियंत्रण को अपने हाथ में बनाए रखना चाहते हैं। तो ये सिर्फ किसी को ये कह के भी बिल्कुल बरी नहीं किया जा सकता कि वो उसके ऊपर मानसिक दबाव है या उसकी आदत ऐसी है या उसको ऐसा परिवेश मिला है, लेकिन औरत को अपनी संपत्ति मानना वो कहीं ना कहीं इसमें परिलक्षित होता है। जी निशा जी, इसमें आपने देखा कि सिर्फ बाजार जाना एक मुद्दा था और इसकी वजह से इतना गुस्सा आ गया कि वो बेरहमी से पीट रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि बाजार जाना, कारण कुछ भी हो सकता है। इसमें मैं फ्लेविया एग्नेस का जिक्र करना चाहूंगी, जिसने एक किताब लिखी माई स्टोरी अवर स्टोरी, मेरी कहानी हमारी कहानी। एक छोटी सी किताब है जिसमें वो खुद के साथ हो रही घरेलू हिंसा के बारे में जिक्र करती है। कब पति किस बात पे नाराज हो जाए, कब हाथ उठा दे, कब उसको मार के अधमरा कर दे, कब उसकी पूरी बॉडी पे नीलगू निशान पड़ जाए, और फिर घर आए मेहमान या कहीं बाहर जाना है तो वहां हंस हंस के अपने आप का दूसरा रूप दिखाए कि नहीं, ये तो मैं बाथरूम में फिसल गई थी, ये दरवाजे की चोट लग गई थी। ऐसा ही कुछ मामला इसमें भी सामने आया है कि वो बयान से दोहरा चरित्र है। बिल्कुल जी जी। और ये हरिशंकर परसाई की वो कहानी दोहरी नाक वाले लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन असल जिंदगी के अंदर मुझे लगता है कि हिंसा के लिए प्यार में कोई जगह नहीं है। यदि सचमुच आप अपने प्यार से, अपने परिजनों से, अपनी पत्नी से, अपने दोस्त से प्रेम करते हैं तो उसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन निशा जी, अगर हम ये कोई पहली वारदात नहीं है, पहला वीडियो सामने नहीं, ऐसा आप अक्सर आते रहते हैं वीडियो इस तरह की हिंसा की, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रवृत्ति जो हिंसक क्यों होती जा रही है?
देखिए, ये तो मुझे लगता है कि हमारे मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोविशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन मैं जहां तक समझती हूं कि हम अपने माइंडसेट को बिल्कुल नहीं बदलना चाहते, अपनी मानसिकता को वहीं का वहीं रखना चाहते हैं। जैसे मैंने पितृसत्ता का जिक्र किया था, आप आज भी औरत को उसी दायरे में ही बंधे हुए देखना चाहते हैं। और आप डेली सुबह के अखबार उठा के देख लीजिए ना, उसमें लिखा होता है कि वधू चाहिए, लेकिन वधू चाहिए वहां तक ठीक है, लेकिन उसमें सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, गृह कार्य में निपुण होनी चाहिए। तो आपको काम वाली बाई चाहिए घर के अंदर, आपको जीवन साथी नहीं चाहिए। तो वो सोच वहां से चलती है, तो वो घर के अंदर घुसी होती है, इसीलिए वो हिंसा के रूप में इस तरह से निकल के आती है, क्योंकि हम अपने बेटों को संवेदनशील नहीं बनाते, अपने भाइयों को संवेदनशील नहीं आपने कहा कि अगर मैंने प्रवृत्ति की बात कही, मैंने प्रवृत्ति की बात कही, तो आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट होती तो वो बेहतर बताती। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर फिजा, जुड़ चुकी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। फिजा जी, आपका स्वागत है। और ये आप हमें ये बताइए कि ये जो प्रवृत्ति है इंसान में क्यों बढ़ती जा रही है? वायलेंस देखिए, कभी भी ऐसा नहीं है कि उसको किसी भी रूप में एक्सेप्टेंस है उसको, चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो। यहाँ पर कई बार ये देखा जाता है कि कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं जिसके अंदर गड़बड़ आती है। उसके अंदर एक चीज है कि जिसमें हम कहते हैं डिमांडिंग, कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन ऐसा होना चाहिए, उसको इसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। वहां पर वो इस तरीके से व्यवहार नहीं करता तो उसका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो होता है वो कम होता चला जाता है, और ये उसके बिलीफ सिस्टम की गड़बड़ मानी जाती है, जिसकी वजह से उसका इस तरीके से व्यवहार होता है। तो उनको अपने बिलीफ सिस्टम को सही करना पड़ेगा। कोई भी वो, ये मेल फीमेल की बात नहीं है, या हमारा किसी घरेलू नौकरों के प्रति या किसी के प्रति भी जो वायलेंस है उसमें हमारा बिलीफ सिस्टम को हमको ठीक करना पड़ेगा। जो हमारी डिमांडिंगनेस है उनको कम करने पड़ेगी। एक चीज और मैं ये बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि कई बार क्या होता है, हम किसी सिचुएशन को जब देखते हैं तो हमको ये लगता है कि ये तो बहुत भयावह स्थिति है, जबकि ऐसा नहीं है। चीज गलत हो सकती है, बुरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो असहनशीलता हो गई उसके अंदर। यहाँ पे जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसके अंदर यही था कि एक छोटी सी चीज को उनसे टॉलरेंस नहीं हुआ, तो उन्होंने इतना बड़ा उसको विकराल रूप बस दिया। बाजार जाने का एक मामला था, उसके बाद वो इतना हिंसक हो गए कि उनको पीटते रहे और वो गिड़गिड़ाती रहे, लेकिन वो माफ नहीं किया। क्या इसके अलावा, जो बिलीफ के अलावा भी कोई और फैक्टर है, या इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकते हैं, इस तरह की चीजें जो डिसबैलेंस हो जाती हैं मेंटली? देखिए, इसके लिए कई सारे ट्रिगर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। जो अगर इस तरीके का व्यवहार है तो उसके पीछे ये तो देखना ही पड़ेगा अपन को कि ट्रिगर्स क्या क्या है। कि वो जरूरी नहीं है कि है ना, जो वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस है, वो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में ही पाया जाता है या हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में वो नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है कि इस तरीके का होता है कि, लेकिन ये होता है कि हाँ ठीक है, जिनका लो सोशियो इकोनॉमिक वो है उनको अपने डे टू डे लाइफ के साथ बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन उनके साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एज वेल फीमेल भी तो वही सब चीजों को सहन कर रही है ना, वो भी तो उसी संघर्ष से गुजर रही है जिस संघर्ष से वो मेल पर्सन गुजर रहा है। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन तो वायलेंस का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनको ये इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते ना, रेस, कम्युनिटी, कास्ट, धर्म, जाति की किसी भी सब लोगों में मिलेगा। आंकड़े तो यहाँ तक बताते हैं कि हर तीसरी पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस हिंसा का शिकार है। जी, हम चलते हैं निशा सिद्धू के पास चलते हैं। वो निशा जी, ये बताइए कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तमाम कानून है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस पर रोक नहीं लग पा रही है, क्या वजह है? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति, मैं सीधे कहना चाहती हूँ, क्योंकि घरेलू हिंसा कानून 2005 जो है वो हमें 5 तरह का प्रोटेक्शन देता है। घर में रहने का अधिकार देता है, बच्चों की अभिरक्षा देता है, हिंसा रोकने में मददगार करता है, मेडिकल और कानूनी लड़ाई लड़ने की निःशुल्क व्यवस्था करता है, और यहाँ तक कि वो सिविल सूट और सेक्शन 31 जो है उसका वो
तभी जब किसी ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता या उसका उल्लंघन होता है तभी उसमें 1 साल की जेल का व्यवस्था है। और भी बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारी भूमिकाएं उसमें बहुत क्लियर तय की गई हैं। लेकिन वो कानून ये भी कहता है कि उसमें शारीरिक, मौखिक हिंसा जो है, आर्थिक हिंसा जो है, आने जाने पे पाबंदी लगाना, उसको काम नहीं करने देना, और या काम कर रही है तो उसकी कमाई को ले लेना, वो भी हिंसा है। भावनात्मक हिंसा भी उसमें शामिल है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक की सिंगल विंडो की तरह वो काम करता है, मेंटेनेंस भी है उसमें। तो मुझे लगता है कि उस कानून का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, वरना उस सिविल सूट में बहनें बहुत आसानी से मदद ले सकती हैं। वो अप्रोचेबल है कि आपको बहुत सारी लंबी कानूनी लड़ाई उसके लिए लड़नी नहीं पड़ती। कानूनी लड़ाई है, कानून है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अगर फिजा जी अगर हम वीडियो देखें, उसमें देखें तो वो विरोध नहीं कर रही है महिला, और उसके बाद में पलट भी जाती है अपने बयान से, और कोई भी अपने पति के खिलाफ बल्कि पति के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। देखिए, सोशल कहीं ना कहीं एक सोशल ऑब्लिगेशन होता है कि मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे शादी निभानी है, कि ये सारी चीजें जो होती हैं, ये मानसिकता जो होती है, हमको हमारे परिवार से, हमारी वैल्यूज, समाज, सब चीजों से के साथ हम उनको ध्यान में रखते हुए चलते हैं। इसने अगर ये बयान से पलटी हैं तो इन्होंने यही सोचा होगा कि मेरे को तो इसके साथ करना है, ये बाद में मेरे को अगर हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, ऐसा करके सोच के इन्होंने इस चीज को वो छोड़ दिया। लेकिन ये व्यवहार क्या होता है, कोई भी जब हम व्यवहार करते हैं ना, वो व्यवहार अगर हम बार बार करते हैं तो वो व्यवहार एक आदत का रूप ले लेता है, और वो जो चीजें होती हैं वो एक उसके अंदर आ जाती है। आज इन्होंने इस छोटी सी बात पे करा है, कल को कोई और बात होगी तो ये बार बार उस हिंसा उसी तरीके से बात करेंगे और उसी तरीके से वो बात करेंगे, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे ये बड़ों के साथ हो। वो उनका जो थ्रेशोल्ड होता है ना, वो कहीं ना कहीं हम ही लोग सेट करते हैं। तो फिजा जी, इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब किस तरह से इस पे काबू पाया जा सकता है, इससे कम किया जा सकता है, क्या स्टेप हो सकते हैं? सेल्फ स्टीम एक टर्म है जिसके अंदर ये होता है कि हम अपनी वर्थ को महसूस करें, अपनी वर्थ को जानें। एक महिला की भी कुछ वो सेल्फ वर्थ है। अगर वो एक गृहिणी भी है तो भी उनको वो एक उसको अपना सारी चीजों को संभाल रही है, सब चीजों को वो पूरा कर रही है, तो उसकी भी कोई वैल्यू है घर के अंदर। वो कहाँ पे वो बैरियर खत्म हो जाते हैं, उस बैरियर को उनको पहचानना चाहिए। हस्बैंड को भी पहचानना चाहिए, वाइफ को भी पहचानना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जैसे ये इन्होंने फिजिकल वायलेंस किया, ये इमोशनल वायलेंस भी करते होंगे। हो सकता है कि इनकी जो संबंध होंगे उनके अंदर भी कुछ गड़बड़, वो ट्रिगर क्या है, वो कॉजेस, फिजिकल वायलेंस हो रहा है, उस पर काबू पाना जरूरी है, और इसके कई फैक्टर भी हैं। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। निशा जी, आपका भी शुक्रिया जो है हमसे बातचीत करने के लिए। शिव कुमार, आपका भी शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।